राहदारी में कोठरी के करीब और ऊपर जाते जीने के दरवाजे पर पहरा देते संतरी की गुफ्तगू से दो बातें साबित हो रही थी। पहली ये कि इस कोठरी में ही पाकिस्तानी डॉक्टर फरीदी कैद है, जो मेरी इतला के मुताबिक अधेड़ उम्र था, और दूसरी बात ये कि इसकी बेटी नौरीन यहाँ पर मौजूद नहीं थी, वरना संतरी मजाक ही मजाक में इस लड़की का जिक्र भी ज़रूर करता। इसने तो साफ कह दिया था कि यहाँ सिर्फ एक बुड्ढा ही है, कोई दूसरी मैम नहीं है। वापसी पर मैंने राहदारी का सारा नक्शा जहन में बिठा लिया। गैराज वाला जीना चढ़ते हुए जमादार ने एक बार फिर टॉर्च रोशन कर दी। हम गैराज में आ गए। गैराज की कुंडी खोलकर बाहर निकले जमादार लाखानी ने गैराज की आहिनी दरवाजे को बंद करके ताला लगाया और हम दोनों डिस्पेंसरी में आ गए। यहाँ स्प्रे गन्ने डिस्पेंसर के हवाले की और कैप्टन सिंह के दफ्तर की तरफ बढ़े। मैं तो बरामदे में ही बैठ गया और कैप्टन साहब के बूटों को कपड़ा मार कर चमकाने लगा। जमादार लाखानी ने अंदर जाकर चाबी कैप्टन सिंह के हवाले की और चला गया। इसके जाते ही कैप्टन सिंह ने मुझे आवाज़ दी। मैंने जल्दी से बूट नीचे रखे और चिक उठाकर कमरे में दाखिल हुआ। सैल्यूट मारा। कैप्टन सिंह मेज़ के दराज में चाबी रखने के बाद दराज का ताला बंद कर रहा था। ताला बंद करके इसने इसकी चाबी अपनी जेब में डाली और कुर्सी आगे घसीटते हुए बोला, जवान, मैंने तुम्हें जमादार के साथ इसलिए भेजा था कि हमें तुम पर भरोसा है। तुमने हमें सिप्लाई की चोरी के बारे में बड़ी कीमती मालूमात दी थी। फरोज भाई ने मान लिया है कि वो हमारी डिपो में चोरियां करवाता है। किसी से जिक्र मत करना कि तुम किले के नीचे गए थे, ओके? मैंने सैल्यूट मारकर कहा, साहब जी, आपका और भारतीय सेना का सेवक हूँ। भारतीय सेना के लिए तो मैं अपनी जान भी अर्पण कर सकता हूँ। शाबाश, कैप्टन सिंह ने मुस्कुराकर कहा। अब तुम जाओ और मेरे बूट पॉलिश हो गए हो तो इसे क्वार्टर में ले जाकर रख दो। ओके सर, मैंने मुअद्दबाना कहा और फिर मैं सलाम करके दफ्तर से बाहर निकल आया। मैंने बरामदे में रखे बूट उठाए और कैप्टन सिंह के क्वार्टर की तरफ चल दिया। एक बहुत बड़ा मरहला तय हो गया था, मगर इससे भी बड़ा मरहला अब मेरे सामने था। टारगेट को मैंने देख लिया था। मुझे इस टारगेट पर हमला करके डॉक्टर फरीदी को वहां से निकाल ले जाना था। ये कोई आसान काम नहीं था। ये सांप के मुंह से मोती निकालने से भी मुश्किल था, लेकिन मुझे हर हालत में इस काम को पूरा करना था। यही मेरा सबसे बड़ा मिशन था। अब सवाल ये था, अगर नौरीन यानी डॉक्टर फरीदी की बेटी किले में नहीं है तो फिर इसे किस जगह रखा गया है, क्योंकि इसे फरार करवाकर महफूज जगह पर पहुंचाना भी मेरा फर्ज था। रात गए तक मेरा जहन मुख्तलिफ किस्म की खतरनाक तरकीबें सोचता रहा। सुबह उठकर मैंने ये फैसला किया कि पहले इस बात की तस्दीक की जाए कि किले के नीचे कोठरी में जो बूढ़ा बंद है वही पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी है। इसके बाद ये सुराग लगाने की कोशिश की जाए कि इसकी बेटी भी यहीं कहीं कैद है या किसी दूसरी जगह पर इसे रखा गया है। मैं इस संतरी की शक्ल पहचानता था जो मुझे राहदारी में मिला था और जिसने जमादार लाखानी को मजाक करते हुए कहा, जाने दो, इसे कोठरी में बुड्ढा ही है, कोई मैम नहीं है। ये बात मुझे वो संतरी नहीं बता सकता था कि ये बूढ़ा कौन है। किले के बाहर कमांड पोस्ट पर फौजी जवान 8-8 घंटे ड्यूटी देते थे, लेकिन किले के नीचे अंधेरी राहदारी में संतरियों की ड्यूटी जाहिर है 4-5 घंटों के बाद बदल जाती होगी। मैं अब इस संतरी की तलाश में रहने लगा। मैं किसी न किसी बहाने इस छोटे से ग्राउंड में पहुंच जाता जहां सुबह के वक्त फौजी पीटी करते थे कि शायद वहां मुझे वो राहदारी वाला संतरी नजर आ जाए। आखिर एक रोज़ मैंने इसे देख लिया। ये दुबला पतला गुजराती जवान था। वो पीटी के लिबास में था। फिर मैंने इसे दूसरे जवानों के साथ लंगर खाने की तरफ जाते देखा तो मैं भी दूसरी तरफ से चाय कमा के लिए लंगर खाने में आ गया। मेरा मतलूबा संतरी अपने दूसरे दोस्त से मजाक करते हुए पूरियां खा रहा था। ये खुश मिजाज फौजी था। मैंने जानबूझकर इसके करीब से गुजरते हुए अपना चाय का मग गिरा दिया। वो संतरी हंसकर बोला, अरे जवान, बड़े नाजुक हो, मग भी नहीं पकड़ सकते, राइफल कैसे पकड़ोगे? फिर मेरी तरफ गौर से देखकर बोला, अरे तुम तो स्प्रे मैन हो, क्या रैंक है तुम्हारा? मैंने कहा, सर मैं तो कैप्टन सिंह साहब का अर्दली हूँ, खास अर्दली। अरे पाप रे पाप, इसने कानों पर हाथ रखकर बोला, फिर तो तुम्हें सैल्यूट मारना चाहिए मुझे। बाकी जवान भी हंस पड़े। मैंने मग में चाय भरवाई, केले के पत्ते पर 2 पूरियां और भाजी रखवाई और इसी संतरी के पास बेंच पर आकर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। वो मुझे कोहनी मार कर बोला, यार अर्दली बॉय, कैप्टन साहब से कहकर मेरा राशन बढ़ा दो, भगवान की कसम हो तो दुबला पतला मगर भूख बड़ी लगती है। और वो खुद ही खिलखिलाकर हंस पड़ा। इस वक्त मैं इस मजाक में शामिल हो गया। फिर इसे सलाम करके वापस चला गया। मैंने बहुत जल्द पता कर लिया कि वो लांस नाइक है और इसका नाम भगवा ठाकर है। वो मरहटा था मगर दोनों जुबानी यानी गुजराती भी रवानी से बोल लेता था। इसकी ड्यूटी दोपहर 1 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे ख़त्म होती थी और वो बैरक में आकर चाय पीता था। एक दिन मैंने किले के अकबी बाग से ताज़ा अनानास तोड़ा और शाम को 5:30 बजे लांस नाइक भगवा ठाकर के पास बैरक में आ गया। वो अपनी खाट पर बैठा मरहटी अखबार पढ़ रहा था।
चाय का मग स्टूल पर पड़ा था। मैंने जाते ही अनानास इसे दिया और कहा, ठाकर जी आपकी भेंट है। जंगल गया था, एक अनानास अपने लिए लाया, एक आपके लिए ले आया हूँ। लांस नाइक ठाकर बड़ा खुश हुआ, अखबार एक तरफ रखकर चारपाई पर एक तरफ हो गया और बोला, अरे वाह जवान, तुमने तो कमाल कर दिया। अनानास तो मुझे बहुत पसंद है, चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए। मैं इसे बैरक से उठाकर बाहर ले जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ कुछ फासले पर दूसरे फौजी भी बैठे गप्पे हाँक रहे थे। मैंने कहा, ठाकर जी इस बैरक में तो गर्मी है, चले बाहर लंगर खाने वाले बागीचे में बैठकर चाय पीते हैं। वो बड़ी खुशी से मेरे साथ हो लिए। लंगर से हमने चाय ली और अपने अपने मग लेकर बागीचे में घास पर जाकर बैठ गए। शाम बड़ी सुहानी थी, ठंडी ठंडी हवा जंगल की तरफ से आ रही थी। इसने मुझसे पूछा कि मैं सर्विस में नहीं हूँ तो यहाँ कैसे आ गया। मैंने इसे बताया कि मैं भारतीय सेना की खिदमत करना चाहता था। कैप्टन साहब से दरख्वास्त की कि मुझे नौकर रख लें। बस उन्होंने मेहरबानी की और मैं आप लोगों की सेवा करता हूँ। मेरा आगे पीछे कोई नहीं, बहराइच में पैदा हुआ, माँ बाप पर लोग सुधार गए, अकेला हूँ, आप लोगों को दुआ देता हूँ। इसने कहा, यार तुम खुशनसीब हो कि तुम्हारा आगे पीछे कोई नहीं है। अब मुझे देखो, घरवाली है, माता पिता हैं, 2 बच्चे हैं। इस तनख्वाह में बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। ऊपर से ऐसी ड्यूटी मिली है कि 6 घंटे ज़मीन के नीचे खड़ा रहना पड़ता है। इसने निशाना मुझे खुद ही मुहैया कर दिया था। मैंने इस निशाने पर तीर चलाते हुए कहा, ठाकर जी कैप्टन साहब मुझ पर बड़े मेहरबान हैं, आप कहें तो मैं इनसे बात करूं कि आपकी ड्यूटी बदल दी। लांस नाइक ठाकर ने मेरा बाजू पकड़ लिया। अरे यार भगवान तेरा भला करे, कप्तान साहब से मेरी सिफारिश कर दो। मैंने लांस नाइक से वादा किया कि मैं कैप्टन सिंह से इसकी ज़रूर सिफारिश करूंगा। मैं खामोशी से चाय पीने लगा। फिर मैंने एक ख़ास मकसद के तहत कहा, ठाकर जी आप कब तक यहाँ इस तरह जीवन बसर करेंगे। लांस नाइक आह भरकर बोला, अरे यार तुम सिविलियन हो, तुम्हें फौजी ज़िंदगी का पता नहीं है, हमें ये सब कुछ भुगतना पड़ता है। मैंने हंसकर कहा, हाँ ठाकर जी, आपने उस रोज़ भी जब मैं नीचे स्प्रे करने आया था तो मजाक में जमादार लाखानी से कहा था कि यहाँ कोई मैम नहीं है। वो कहका लगाकर हंस पड़ा, अरे जवान मैम क्या, यहाँ तो कोई काली कलोटी भंगन को भी आने की इजाज़त नहीं है। मैंने फ़ौरन कहा, ठाकर जी नीचे जो बुड्ढा कैद है वो ज़रूर हमारी भारत माता का दुश्मन होगा। मैं तो कहता हूँ कि भारत माता के दुश्मन को फ़ौरन मार डालना चाहिए। लांस नाइक कहने लगा, अरे जवान वो बुड्ढा है तो भारत माता का दुश्मन, परंतु इससे हमें एक काम लेना है, बस इसलिए इस साले की हिफाजत कर रहे हैं। फिर मेरी तरफ झुककर बोला, मगर यार आज से 4 माह पहले यहाँ इसकी बेटी भी थी, बड़ी खूबसूरत थी, इसको देखकर ही जरा मजा ले लिया करते थे। अब कमबख्त वो भी मंदिर वाले कैंप में भेज दी गई है। क्या करें यार, भगवान को हमारा सन्यासी रहना ही पसंद है। चाय और मंगवाऊं? इसने मुझे बहुत बड़ी इतला दे दी थी। इसके लिए मैं इसका जिस कदर भी शुक्रिया अदा करता कम था, मगर मैं इसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता था। मैंने पलट कर कहा, मंदिर वाला कैंप रखेलपुर वाला कैंप ही है ना? वो सिगरेट सुलगा कर बोला, अरे नहीं यार, रखेलपुर में कैंप कहाँ से आ गया, ये तो नीचे कीर के जंगल में जो तालाब के किनारे टूटा फूटा मंदिर है वहाँ है ये कैंप। कैंप भी क्या है, बस एक मिलिट्री पोस्ट है। मैंने कहा, ठाकर जी चाय लाऊं? और अरे यार तुम यहाँ बैठो, मैं लड़के को आवाज़ देता हूँ। इसने लड़के को आवाज़ देकर चाय लाने को कहा और मेरी तरफ झुककर बोला, जवान पक्का वादा है ना कि कैप्टन साहब से मेरी ड्यूटी तब्दील करने की बात करोगे? मैंने कहा, ठाकर जी मैं पक्का वादा करता हूँ, अब वो मान जाएं तो है। वो बोला, ज़रूर मान जाएंगे, तुम कह देना कि लांस नाइक राहदारी की सर्दी से बीमार रहने लगा है। यार हम ये शिकायत नहीं कर सकते, तुम कहोगे तो शायद कैप्टन साहब के दिल में ख्याल आ जाए। मैं ज़रूर बात करूँगा ठाकर जी, आप तो मेरे दोस्त बन गए हैं अब। मैंने हंसकर कहा। लांस नाइक ठाकर ने मुझसे ज़ोर से हाथ मिलाया और मुझे सिगरेट निकाल कर दिया। मैं कभी कभी ही सिगरेट पीता हूँ। मैंने सिगरेट सुलगा लिया, इतने में लड़का टीन के जग में चाय ले आया। हमने अपने अपने मग भरवाए और चाय पीने लगे। रात को अपने कैंप कार्ड पर बैठकर मैं सोच में पड़ गया। मेरा काम दुगना मुश्किल हो गया था। डॉक्टर फरीदी और इसकी बेटी नौरीन को अलग अलग रखा गया था। न जाने ऐसा इन लोगों ने किस मकसद के तहत किया था। बहरहाल मेरा मिशन ज़्यादा उलझ गया था। मैं इन दोनों को बैक वक्त नहीं निकाल सकता था। अगर पहले एक को निकालूं तो दूसरे को निकालना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल मैंने यही तय किया कि पहले घेर के जंगल वाले तालाब के कैंप का मुशाहिदा किया जाना चाहिए कि इसका वाहिद अरबा क्या है। इतवार के रोज़ मैंने कैप्टन सिंह से दरख्वास्त की कि साहिब मैं आज जंगल में हिरनी मार कर लाऊंगा, मुझे बंदूक दें। मैं हिरनी के शिकार का बड़ा माहिर हूँ। बहराइच के जंगल में मैंने कई बार हिरनों का शिकार किया है। कैप्टन सिंह बोला, अरे अहमद तुम बंदूक चला लोगे? घेर के जंगल में हिरन ही नहीं शेर भी होते हैं। मैंने कहा, साहिब जी मैं जंगल के किनारे पर ही रहूँगा, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। कैप्टन सिंह से मैंने कुछ इस तरह इल्तमास किया कि वो राज़ी हो गया। इसने मुझे 12 बोर की एक बंदूक दी और कहा, शाम तक वापस आ जाना और ख़बरदार जंगल में ज़्यादा दूर तक नहीं जाना। फिर कुछ सोच कर बोला, वहाँ हमारी एक पोस्ट है,
अगर कोई जवान गश्त करता मिल गया, इसने तुम्हें पकड़ लिया, तो इसे मेरा ये कार्ड दिखा देना। कैप्टन सिंह ने मुझे अपने बटुए से अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर दिया। मैंने शुक्रिया अदा करके सैल्यूट मारा और थोड़ा राशन पानी थैले में लेकर कमांड पोस्ट की हदूद से निकलकर गेर के जंगल की तरफ रवाना हो गया। इंडियन रेजिमेंट की तालाब वाली पोस्ट गेर के जंगल में ज्यादा आगे जाकर नहीं थी। ये मैंने मालूम कर लिया था कि जंगल अपनी कमांड पोस्ट से ज्यादा 1.5 फर्लांग पर से शुरू हो जाता है। गेर के जंगल शिवराष्ट्र के बड़े ही मशहूर और कीमती जंगल है। सुना गया है कि वहाँ चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और साथ साथ इतनी बड़ी खाइयां हैं कि इनमें सैकड़ों हाथी समा जाएं। बंदूक मेरे कांधे पर थी और थैला दूसरे कांधे से लटका हुआ था। मैंने फौजी बूट पहन रखे थे। सुधार रंगनी का सांप का मनका मैंने एहतियात से जेब में रख लिया था। मेरा मकसद हिरनी का शिकार नहीं था, बल्कि जानबूझकर पुराने मंदिर के तालाब वाली पोस्ट की तरफ जाना था, ताकि वहां पर मौजूद फौजी जवान मुझे मुश्तबा समझकर पकड़ लें और मैं उन्हें कैप्टन सिंह का कार्ड दिखाकर इनका एतमाद हासिल करके वहां का जायजा ले सके। गिर का जंगल बहुत घना था और इसके वस्त में शेर, चीते और हाथी दंदनाते फिरते थे, लेकिन मुझे जंगल के किनारे पर ही रहना था, क्योंकि लांस नाइक ठाकर ने बताया था कि पोस्ट जंगल के शुरू में ही है। ऊंचे नीचे सरसब्ज मैदान से निकला तो सामने जंगल के घने दरख्तों की एक कतार निसफ दायरे की शक्ल में शुमालन जुनूबन चली गई थी। यहाँ से गिर का जंगल शुरू होता था। मैंने खुदा का नाम लिया और जंगल में दाखिल हो गया। मैदान में धूप की वजह से काफी गर्मी थी, लेकिन जंगल में दरख्तों के नीचे ठंडक थी। मैं अंदाजे से एक तरफ दरख्तों के साए तले चलने लगा। मैंने जंगल में एक फायर झोंक दी, इस ख्याल से कि इसकी आवाज पर पोस्ट के फौजी चौकस हो जाएंगे और फायर की आवाज पर मेरी तरफ जरूर आएंगे। जंगल में कहीं तो घने दरख्त थे और कहीं ये छदरे हो जाते थे और ऊंची ऊंची हाथी छपुआ घास के टापू आ जाते थे। मैं फायर करने के बाद एक घास के टापू से निकला तो अचानक पीछे से किसी ने मुझे आकर पकड़ लिया। कौन हो तुम, इसने पूछा। मैंने पलट कर देखा, 2 इंडियन आर्मी के जवान थे जिन्होंने कमांडोज की वर्दियां पहन रखी थी। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, महाराज हिरन का शिकार करने आया हूँ कमांड पोस्ट से। कौन सी कमांड पोस्ट से? तुम कौन हो? तुम्हारा रैंक क्या है? मैंने कहा, महाराज कंपनी कमांडर कैप्टन सिंह जी का अर्दली हूँ, ये लीजिए इनका कार्ड। और मैंने जेब से कैप्टन सिंह का कार्ड निकाल कर उन्हें दिखाया तो उन्होंने कार्ड देकर मुझे वापस कर दिया और कहा, सूबेदार मेजर साहब के पास चलो। यही मेरी मंशा था। वो मुझे ऊंची घास के किनारे किनारे चलाते एक पुराने मंदिर के पीछे ले आए। यहाँ जमीन के अंदर एक बंकर बना हुआ था। बाहर एक संतरी स्टेन गन लिए पहरा दे रहा। बंकर में एक मरहटा सूबेदार मेजर मेज पर बैठा कुछ लिख रहा था। फील्ड टेलीफोन इसके पास ही पड़ा था। इसने मेरी तरफ गौर से देखा। ये कौन है? संतरी ने कहा, सर ये कहता है कि मैं कैप्टन सिंह साहब का अर्दली हूँ, जंगल में हिरनों का शिकार करने आया हूँ। इसके पास कैप्टन साहब का कार्ड भी है। हाँ साहब जी। और मैंने कार्ड निकालकर सूबेदार मेजर के सामने रख दिया। मुझे हिरन के शिकार का शौक है सर। आज तो इतवार की छुट्टी थी। कैप्टन साहब की इजाजत से इनकी बंदूक लेकर जंगल में निकल आए। उन्होंने मुझे अपना कार्ड भी दे दिया कि आपका कोई सिपाही मुझे अजनबी समझ कर न पकड़ ले। सूबेदार मेजर ने मुझे कोने में बैठने का इशारा किया। मैं कोने में बैठ गया। मेरी बंदूक उन्होंने पहले ही मुझसे ले ली थी। सूबेदार मेजर ने फील्ड टेलीफोन को घुमाकर किसी से कहा कि मुझे कैंप नंबर 1 के कंपनी कमांडर साहब से मिला दो। थोड़ी ही देर बाद कैप्टन सिंह से इसका राब्ता हो गया। वो सूबेदार मेजर से मुझसे मेरा नाम पूछकर कैप्टन सिंह को मेरे हुलिये समेत बताया। फिर इसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक नमूदार हुई और यस सर कहकर रिसीवर रख दिया। फिर मेरी तरफ मुतवज्जा होकर बोला, कैप्टन साहब ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया है, मगर तुम्हें जंगल में नहीं आना चाहिए था। यहाँ आजकल एक आदमखोर शेर आया हुआ है। फिर इसने अपने संतरी से कहा, नायक जाओ इसे चाय पानी वगैरह पिलाओ। मैंने सलाम किया और नायक के साथ बंकर से बाहर आ गए। मेरी बंदूक भी मुझे वापस कर दी। नायक मुझे बंकर से निकालकर जरा नीचे बनी हुई फौजी कैंटीन पर ले गए। यहाँ 2-4 फौजी बैठे थे। नायक ने मुझे मिट्टी के आबखोरे में चाय लाकर दी और खुद भी मेरे करीब ही चाय का आबखोरा लेकर बैठ गया। बोला, तो तुम शिकारी हो? कभी शेर का शिकार भी किया है? यहाँ आदमखोर शेर आ गया है, इसे मारोगे? मैंने कान पर हाथ रखकर कहा, नहीं महाराज, मैं इतना बड़ा शिकारी नहीं हूँ। मैं तो बस तीतर बटेरों ही का शिकार करता हूँ। दूसरे फौजी हंस पड़े और उन्होंने किसी ऐसी मरहटी जुबान में मुझ पर फिक्रा चस्त किया जो मेरी समझ से बाहर था। नायक बोला, अरे ये तो गुजराती राना है, इसे मरहटी नहीं आती। क्यों राना? मैंने होंकों की तरह मुस्कुराकर कहा, हाँ जी मैं तो गुजराती हूँ, गुजराती और हिंदी ही जानता हूँ। साथ ही साथ मेरी तेज निगाहों ने देख लिया था कि कैंटीन से थोड़ी दूर नशीब में दीवार के दरख्तों के नीचे एक डहलानी छत वाला छोटा सा कमरा बना था, जिसके सामने 2 संतरी स्टेन गन उठाए खड़े बीड़ी पी रहे थे। साफ लग रहा था कि इस कमरे को बने ज्यादा दिन नहीं हुए। ऐन मुमकिन था कि डॉक्टर फरीदी की बेटी नौरीन इसी क्वार्टर गार्ड में बंद हो। इस क्वार्टर गार्ड के पीछे दरख्तों के तनों में दिन की रोशनी में पुराने तालाब की सतह चमकती नजर आ रही थी।
यकीनन नौरीन कमरे में बंद थी। मैं खामोशी से चाय पीता रहा और नायक मेरी बंदूक को उलट पलट कर देखने में लगा रहा। कैप्टन साहब ने बंदूक बड़ी उम्दा रखी है राना। यस सर, हमारे कैप्टन सिंह साहब बहुत उम्दा आदमी है, मैंने दांत निकालते हुए कहा। दोपहर का खाना इन फौजियों ने वहीं मुझे खिलाया। उन्होंने मेरी इसलिए अवभगत की कि मैं इनके कमांडिंग ऑफिसर का खास अर्दली था। मैं इनमें घुल मिलकर बातें करने लगा। एक फौजी से जब मैंने बड़ी बेनियाजी से पूछा कि वो छोटा कमरा सूबेदार मेजर साहब का क्वार्टर है, तो इसने हंसकर कहा, राणा जी क्वार्टर गार्ड है, एक पाकिस्तानी जासूस औरत वहाँ कैद है। मैंने कहा, तो इसे शूट क्यों नहीं कर देते, वो तो भारत माता की दुश्मन है। इंडियन फौजी बोला, हमें क्या मालूम, ये ऊपर वाले अफसर जाने। मैंने बात का मौजू बदल दिया। इस बात की तस्दीक हो गई थी कि इस क्वार्टर गार्ड में डॉक्टर फरीदी की बेटी नौरीन ही बंद है। शाम होने से पहले पहले मैं कमांडिंग ऑफिस में वापस आ गया। रास्ते में मैंने 2-4 जंगली मुर्गियों का शिकार कर लिया ताकि कैप्टन सिंह को पेश कर सकूं। मेरा मिशन बड़ा पेचीदा हो गया था। मैं एक ही वक्त में ऐसे 2 आदमियों को वहां से नहीं निकाल सकता था जो अलग अलग जगहों पर कैद थे। रात भर इसी अधेड़ बुन में रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। दिन निकल आया, जरूरियात से फारिग होकर दफ्तर गया तो कैप्टन सिंह अभी नहीं आया था। बरामदे में एक फौजी स्टूल पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। मैं इसके करीब से गुजरा तो वो बोला, क्यों अहमद भाई, कल शेर का शिकार किया? फिर सुना है गिर के जंगल में आदमखोर शेर आया है। मैंने बेदिली से जवाब दिया, ठाकर मैं तो जंगली मुर्गियां मार कर लाया था 2-4। इसने तंजन कहा, अरे तुमसे ये तो औरत अच्छी है कि जंगल में दंदनाती फिर रही है और आदमियों को दानों की तरह भून रही है। कौन औरत? मैंने पूछा। संतरी ने अखबार मेरी तरफ बढ़ा दिया, गुजराती पढ़ लेते हो तो ये खबर पढ़ो, गिर के जंगलों में डाकू रंगनी ने तहलका मचा रखा है और कई जागीरदारों का खून कर चुकी है। रंगनी का नाम सुनते ही मेरे जिस्म को जैसे बिजली का झटका सा लगा। मैंने अखबार पर अपनी नजरें जमा दी। अखबार पर एक बड़ी सुर्खी के साथ यह खबर लगी थी कि एक डाकू औरत, जिसको लोग रंगनी डाकू के नाम से याद करते हैं, इन दिनों गिर के जंगलों में अपने गिरोह के साथ छुपी हुई है। खबर से मालूम हुआ कि शिवराष्ट्र के देहाती इलाके में इसने कई जागीरदारों और साहूकारों का खून कर दिया है और पुलिस की पार्टियां इसकी तलाश में है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये सुधा रंगनी के सिवा और कोई औरत नहीं हो सकती थी। वो मुंतकिम मिजाज औरत थी। कैद के दौरान पुलिस ने जरूर इस पर तशद्दुद किया था, जिसके रद्द अमल में वो डाकू ही बन सकती थी। अब मेरा दिल सुधा रंगनी से मिलने के लिए बेचैन हो गया था। मेरा जहन किसी और अंदाज से सोचने लगा। पाकिस्तानी डॉक्टर फरीदी और इसकी बेटी के फरार के सिलसिले में मैं सुधा रंगनी से मदद हासिल कर सकता था। सुधा रंगनी को मेरे बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन चूंकि वो मुझसे मोहब्बत करती थी इसलिए इसने मेरे तमाम ऐब गवारा कर लिए थे। मैंने अखबार संतरी को वापस किया और नल पर जाकर आग बुझाने वाली बाल्टियों में ताज़ा पानी भरने लगा। मेरा दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था और मेरे लिए अब लाजमी हो गया था कि मैं यहाँ से किसी तरह गिर के जंगल में जाकर सुधा रंगनी से मिलने की कोशिश करूं। इसका तरीक़ेकार यही था कि मैं अपने तौर पर जंगल में निकल जाऊं और सुधा रंगनी से मिलने के बाद दूसरे या तीसरे दिन वापस आऊं तो कैप्टन सिंह से ये बहाना बना दूं कि मैं जंगल में रास्ता भूल गया था। कैप्टन सिंह की बंदूक मैंने इसे वापस कर दी थी। अगर शिकार के लिए बंदूक लेने बैठता हूं तो मुझे अगले इतवार यानी छुट्टी के दिन का इंतजार करना पड़ता और इतना वक्त मेरे पास नहीं था। हो सकता था कि हफ्ता भर के बाद सुधा रंगनी इस इलाके से चली जाए, क्योंकि पुलिस इसका पीछा कर रही थी। अगरचे गिर के जंगल इतने घने और हवलनाक थे कि वहां अगर कोई साल भर भी छुपा रहे तो पुलिस के सिपाही इसका खोज नहीं लगा सकते थे। फिर भी मैं हफ्ते की मोहलत नहीं देना चाहता था। चुनाचा दूसरे दिन मैंने सुबह पतलून और फौजी बूट पहने, सुधा रंगनी का दिया हुआ सांप का मनका और एक चाकू जेब में रखा, एक थैले में डबल रोटी डाली और कमांड ऑफिस के पीछे वाली झाड़ियों को फलांगता हुआ घास के मैदान की तरफ चल पड़ा। अभी दिन पूरी तरह नहीं निकला था। मेरा रुख गिर के जंगल की तरफ था। सूरज के निकलने तक मैंने घास के मैदान को उबूल कर लिया था और बेआबाद मंदिर के तालाब वाले फौजी कैंप नंबर 2 से दामन बचाता हुआ गिर के जंगल में दाखिल हो गया। बुलंद दरख्तों के छतनावरों में से धूप की तिरछी किरणें छन छन कर नीचे आ रही थी और दरख्तों में चिड़ियों की चहकारें गूंज रही थी। मेरे लिए ये जंगल अजनबी था, मगर दिल में अपने मिशन की लगन थी। इस लगन ने मुझे बेखौफ बना दिया था। वैसे भी एक तरबियत याफ्ता कमांडो की हैसियत से मेरा बेखौफ और सख्त जान होना एक कुदरती बात थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि सुधा रंगनी का गिरोह जंगल में किस जगह छुपा हुआ है, लेकिन मैं चला जा रहा था। अपने मिशन की अहमियत और सुधा रंगनी से मिलने का इश्तियाक मुझे आगे ही आगे लिए जा रहा था। मुझे इस हकीकत का भी एहसास था कि इस जंगल में एक आदमखोर शेर ने भी तबाही मचा रखी है। मैं बड़ा मोहतात होकर चल रहा था। मुझे मालूम था कि जब तक दरख्तों पर परिंदे बोल रहे हैं और इधर उधर से बंदरों वगैरह के बोलने की आवाज़ आ रही है, मैं कम अज़ कम शेर से महफूज हूँ, क्योंकि शेर की मौजूदगी सबसे पहले इन परिंदों और बंदरों वगैरह के मुंह पर मोहर खामोशी सबत कर देती है। शुरू में जंगल छदरा था, फिर वो घना हो गया। दरख्तों के तने साथ साथ उगे थे और बीच में झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी।
मैं अब कमांडो बनकर इस जंगल में से गुजर रहा था। एक दो जगह मैंने जहरीले सांप भी देखे जो मेरे फौजी बूटों की धमक से घास में से निकलकर रेंगते हुए झाड़ियों की तरफ चले गए थे। मेरे पास सुधार अंगनी का मनका था, इसलिए मुझे सांप के डसने की ज्यादा फिक्र नहीं थी। हाँ, आदमखोर शेर का खौफ दिल में जरूर था, लेकिन अभी तक दरख्तों पर परिंदे बोल रहे थे और इधर उधर से बंदर के खूं खूं करने की आवाज भी आ जाती थी। खुदा खुदा करके जंगल का घनापन खत्म हुआ और मैं एक वीरान मैदान में निकल आया। यहाँ छोटी छोटी खाइयाँ और गड्ढे भी थे, जिनमें सब्ज और खुशक झाड़ियाँ सर निकाले खड़ी थी। एक टूटी फूटी सीढ़ियों वाला पुराना तालाब रास्ते में आया। मैं वहाँ दम लेने को रुक गया, मुंह हाथ धोया, थोड़ी सी डबल रोटी निकाल कर खाई, तालाब का पानी हथेली से इधर उधर हटाकर थोड़ा सा पिया और उठकर फिर चल पड़े। अब मुझे ये भी ख्याल आने लगा कि कहीं सचमुच में जंगल में रास्ता न भूल जाऊं। इन जंगलों का सिलसिला शैतान की आंत की तरह फैला था। खुदा जाने मैं कहाँ और किस जगह किसी जंगली दरिंदे का शिकार हो जाऊं। एक चाकू मेरी क्या हिफाजत कर सकता था भला। चलते चलते दोपहर हो गई, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी और सफर जारी रखा। गढ़ों वाला वीरान मैदान खत्म हुआ तो सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियों की तुराई नजर आई। मैं एक जगह बैठकर सोचने लगा कि इस तुराई में दाखिल होना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये तुराई दूर ही से इंतहाई घनी और शुमालन जुनूबन हद नज़र तक फैली हुई दिखाई दे रही थी। दिल ने कहा, उठो और हिम्मत ना हारो, तुम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगे। मैंने खुदा का नाम लेकर फिर चलना शुरू कर दिया। सपहर के करीब तराई की ऊंची नीची ज़मीन शुरू हो गई। यहाँ जगह जगह झाड़ियाँ और जंगालूद बड़े बड़े चट्टानी पत्थर पड़े थे। एक छोटी सी पगडंडी दरख्तों में से गुजर रही थी। ये इस बात की निशानदेही थी कि आगे कोई आबादी है, कोई गांव वगैरह होगा। मैंने पगडंडी पर चलना शुरू किया तो कुछ फासले पर बाएं जाने तरकारियों के खेत के पीछे कुएं की चरखी और पास ही चंद एक झोंपड़ा नुमा मकान दिखाई दिया। एक आदमी जिसने सिर्फ धोती लंगोट की तरह लपेट रखी थी खेत में काम कर रहा था। मैं इसके करीब पहुंचा तो इसने पलट कर मेरी तरफ देखा और गुजराती जुबान में पूछा, तुम महकमा जंगलात के आदमी हो? मैंने कहा, हाँ, रास्ता भूल गया हूँ, बड़ी भूख लगी। ये कौन सा गाँव है? वो मुझे अपने झोंपड़े के बाहर ले आया। यहाँ इसकी बीवी बच्चे भी थे। बीवी रस्सी बांट रही थी। इसने मुझे देखते ही लंबा घूंघट निकाल लिया। मेरा मेज़बान मिट्टी के बर्तन में बकरी का दूध और एक रोटी ले आया। मैंने कहा, मेरे पास डबल रोटी है। वो खुश होकर बोला, राणा जी, ये विलायती रोटी हमें दे दे, ये तो हम शौक से खाएंगे। तुम्हारे लिए 2 रोटियां और पकवाए देते हैं। तो दोस्तों, अगली किस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।